Hello everyone, welcome back to the class of science. Well students, as you know that we are doing chapter 11 work and energy of physics. And in the last session we did chapter and exercise of this chapter. Okay, and today we are going to start chapter and exercise. Okay, see the first question. See, look the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. Okay, there are certain activities given below. You have to decide either the work is done or not. Correct? That we have to see. See the first case. Suma is swimming in a pond. If she is swimming, definitely she will be applying force and displacement will be there. So work is done in first case. A donkey is carrying a load on his back. डंकी ने लोड कैरी कर रखा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो लोड यानी फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सो देयर इज नो वर्क. अ विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. विंडमिल वाटर लिफ्ट कर रही है. यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है. वाटर लिफ्ट होने के लिए फोर्स चाहिए, वो विंड की वजह से फोर्स मिल रही है, और वाटर लिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर देयर. सो वर्क इज डन. A green plant is carrying out photosynthesis. In terms of physics, no work is there because no force, no displacement. An engine is pulling a train. If engine is pulling a train, definitely force is being applied by the engine and displacement is there in the train. So both force and displacement are there. So work is done. Food grains are getting dried in the sun. In this case, no force, no displacement, so no work. A sailboat is moving due to wind energy. विंड एनर्जी की वजह से सेलबोट मूव कर रही है, तो विंड एनर्जी की वजह से फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो. सो वर्क इज डन इन द लास्ट केस. ओके, तो आप यहां देख रहे हैं इन सम केसेस वर्क इज बीइंग डन, इन सम केसेस वर्क इज नॉट बीइंग डन. करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. सी एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, यहां से देखिए, सपोज ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड में यहां से यूं कर्व पाथ पे फेंका गया और ये इस तरह से यूं ट्रेवल होकर वापस ग्राउंड पर आ गया. करेक्ट. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो दोनों के हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां से फेंका गया और यहां पर लाई करा. तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हाइट पर है. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, हाइट पे है, इट मींस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो देखने को मिल रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन द हाइट. करेक्ट. तो इस केस में जो h होगा वो 0 होगा. और वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये बेसिकली इसमें mgh का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो भी h 0 है तो वर्क डन 0 होगा. या ध्यान दीजिए, जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे इट मींस हाइट में कोई चेंज नहीं होगा. या आप इस तरह से देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नोटिस होगा और जबकि ग्रेविटी किधर को काम करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल बनेगा. एज अ रिजल्ट वर्क डन जो है वो 0 होगा. करेक्ट. तो आपको यहां क्या लिखना है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 0. रीजन क्या रहेगा, अगर रीजन देना चाहते हैं, बिकॉज सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स बोथ लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. इट मींस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट, द एंगल बिटवीन ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज राइट एंगल, सो द वर्क डन विल बी 0. I told you whenever force and displacement caused by force both are at right angle, work done will be 0. और या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, since there is no change in the height, initial and final points both on the points of the path of the object lie on the same horizontal line, तो therefore h is equal to 0. और work done by the force of gravity का फॉर्मूला है mgh, तो उसमें h की वैल्यू 0 रख दीजिएगा, वर्क डन 0 आ जाएगा. आप दोनों में से कोई सा रीजन लिख सकते हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. सी,
When battery lights a bulb, then the chemical energy of battery first changes into heat energy. करेक्ट, और उस हीट की वजह से हमें लाइट मिलती है. तो आप सिंपल इतना लिख सकते हैं, केमिकल एनर्जी एरो हीट एनर्जी एरो लाइट एनर्जी, और या केमिकल एनर्जी एरो हीट एंड लाइट एनर्जी. तो ये केमिकल, ये चेंजेस होंगे एनर्जी में जब एक बैटरी से बल्ब चलेगा. करेक्ट. नाउ सी द नेक्स्ट. Certain force act on a 20 kg mass change its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. See, एक ऑब्जेक्ट है whose mass is 20 kg. A force is acting on it. Because of that force, its velocity is changing from 5 meter per second to 2 meter per second. Now we have to calculate the work done. See, whenever the work is done to change the velocity of an object, तो यू कैन से द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये मास है m इज इक्वल टू 20 kg, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. और फिर लिखिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के नीचे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल का हाफ एम यू स्क्वायर, और दोनों में हाफ एम कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो वर्क डन आ जाएगा हाफ एम और ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. एम की वैल्यू 20, वी की 5, वी की 2 और यू की 5. ये पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर इन जूल्स. तो वर्क डन बाय द फोर्स आपको मिल जाएगा. आई होप आई एम क्लियर टू यू. नहीं समझ आए आप इस वीडियो को फिर पीछे करें और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को समझें, और फिर भी नहीं समझ आए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से बोले, मैं आपको दोबारा इसका क्वेश्चन का आंसर आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा. फाइन. नाउ सी द नेक्स्ट फिफ्थ. अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ऑन अ टेबल. इट इज मूव टू अ पॉइंट बी. ये एक टेबल है, उस टेबल पर एक जो मास है, यही टेबल है, देखिए ये ऊपर, ये टेबल पर ये लड़की काम कर रही है, एक मास ए पॉइंट पर पड़ा है और आपने इसे हॉरिजॉन्टली टेबल पर बी पॉइंट पे मूव कर दिया. ठीक है. तो इफ द लाइन ज्वाइनिंग इज हॉरिजॉन्टल, ए और बी के बीच की जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो वो कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर. यहां भी आप देखिए टेबल पे ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. तो whenever objects move horizontally from one place to other, work done by gravitational force will be zero. तो आप पहले लिख दीजिए work done on the object by the gravitational force will be zero. और रीजन में आप क्या लिखेंगे? Here the angle between gravitational force and displacement is right angle. And whenever the angle between force and displacement is right angle, the work done will be zero. और दूसरा मैंने आपसे बताया था, when an object moves horizontally then h is equal to 0, और वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, h की वैल्यू 0 पुट करें, 0 आ जाएगा. तो आप दोनों में से कोई सा एक आंसर रीजन में लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट वन. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली. अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी हाइट कम हो रही है. तो हाइट कम हो रही है इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है. तो पूछ रहा है डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होता है, जो कहता है कि एनर्जी तो ना क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय. तो यहां तो डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां पर आंसर होगा नो, इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वाई? रीजन में आप लिख सकते हैं जितना डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी में होगा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के हाइट कम होने की वजह से, उतना ही इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में होगा वेलोसिटी बढ़ने की वजह से. तो आप रीजन में लिख सकते हैं द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो जितना काइनेटिक पोटेंशियल कम होगी उतना काइनेटिक बढ़ जाएगी. एज अ रिजल्ट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन सेम ड्यूरिंग द फ्री फॉल. हम ये प्रूव भी कर चुके हैं, डराइव भी कर चुके हैं.
तो एज ए रिजल्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन विल नॉट बी वायलेटेड. करेक्ट. Now see the next one. What are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? See, when you are riding a bicycle, so first you need energy, and that energy comes from food, and food has chemical energy. That chemical energy converts into heat energy in our body. Correct. And then heat energy, then we apply that energy on the pedals, and then cycle moves. So chemical energy of food transforms into heat energy and then into muscular energy. तो जो हमें केमिकल फूड में जो केमिकल्स हैं, आप चाहे उससे डायरेक्ट लिख दे मस्कुलर एनर्जी और या पहले हीट एनर्जी. तो केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, एरो हीट एनर्जी, एरो मस्कुलर एनर्जी, और उस मस्कुलर एनर्जी की वजह से साइकिल चलेगी. तो एरो काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी. तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे. आप सिर्फ एरो की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आप इसे वैसे लिखना चाहें तो आप लिखेंगे द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू हीट एनर्जी, एंड दैट हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू मस्कुलर एनर्जी. देन ऑन पेडलिंग द बाइसिकल, दैट मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी. So these are the energy transformations when we are riding a bicycle. Okay, तो ये हो गए 7 क्वेश्चंस. और उसके बाद ये 8th जो है, does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and feel to move it? वो कह रहा है आप पूरी जान लगाकर एक रॉक को मूव करते हैं लेकिन आप मूव नहीं कर पाते. तो क्या इस केस में एनर्जी ट्रांसफर हुआ? अगर हुआ तो वो एनर्जी कहां गई? ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर है वो नहीं हुआ. एनर्जी बेसिकली यूज्ड हो गई टू ओवरकम द इनर्शिया. ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस. करेक्ट. तो द एनर्जी इज स्पेंट टू ओवरकम द इनर्शिया. भाई एक ट्रेन है, हम उसे मूव करना चाह रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर पा रही है. तो हमने जो एनर्जी लगाई वो टू ओवरकम द इनर्शिया, इनर्शिया से ओवरकम होने में स्पेंट हो गई, और हम ओवरकम भी नहीं हो पाए, वो ट्रेन भी नहीं मूव कर पाई. तो यहां आप लिख दीजिएगा द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस, द एनर्जी स्पेंट इज यूज्ड टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नाउ सी द नेक्स्ट. A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is used in joules? एक घर में एक मंथ में 250 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम की गई, तो जूल्स में बताइए कितनी होगी. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 लाख जूल्स. मैंने लास्ट सेशन में बताया था 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स. तो 250 यूनिट्स इज इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल. और ये देख लीजिएगा कि शायद 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स आएगा, या कुछ और भी आ सकता है. तो आप 250 को 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे 250 यूनिट्स. इज दैट क्लियर? करेक्ट. एंड नाउ सी द लास्ट वन फॉर द डे, 10th. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड. एक ऑब्जेक्ट 40 kg का ग्राउंड से 5 मीटर ऊंचाई तक हाइट रेज किया गया. व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? mgh का फॉर्मूला लगा दीजिएगा. m इज 40, g इज 9.8 एंड h इज 9. तो ये 1960 जूल्स आ जाएगा. अगर आप g की वैल्यू 10 करेंगे इस्तेमाल तो ये 2000 जूल्स आ जाएगा. अब वो कह रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉल अलाउड टू फॉल, अब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन. देखिए हाफ वे डाउन में हाइट हाफ रह जाएगी, 2.5 मीटर रह जाएगी. तो हाफ वे डाउन में पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 2.5 इंटू 9.8 या 10. तो उस हिसाब से 960 या 1000 जूल आ जाएगी. तो 980 आएगी, शायद 980 जूल्स. तो ये तो हो जाएगी हाफ वे में पोटेंशियल. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. जिसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी हाफ वे डाउन भी उतनी रहेगी. हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी आई थी हमारी 1960 जूल. तो हाफ वे में काइनेटिक हो गई उसकी आधी 980.
तो बाकी की जो 980 बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ वे डाउन। तो मेरा कहने का मतलब है हाफ वे डाउन में एच की वैल्यू 2.5 रखकर हाफ वे डाउन पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल आई थी उसमें से हाफ वे डाउन की पोटेंशियल माइनस कर लीजिएगा, हाफ वे डाउन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 इस्तेमाल करेंगे तो 980 जूल्स आएगी काइनेटिक एनर्जी, और जी की वैल्यू 10 लेंगे तो 1000 जूल आएगी। इज दैट क्लियर? आप इन क्वेश्चंस को करिए, बार बार सुनिए जो मैंने कहा उसे और उसके बावजूद भी हो सकता है कुछ आपको कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम, मुश्किल से 3-4 बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये चीज बता दीजिए, ये दोबारा कर दीजिए। आई डोंट नो आप लोग क्यों नहीं करते, तो डोंट हेजिटेट, आप दोबारा पूछें, मैसेज डालें व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर सबको मालूम है, आप डालें मैसेज एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, that's it for today. Thank you very much. Bye bye. Stay safe.